जी आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है। होप सो इट विल बी कंप्लीटेड टुडे। जस्ट वन आपका चैप्टर रहता है और थोड़ा सा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिगार्डिंग सम पोर्शन है। इट विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको रिवीजन का भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। फिर मीनवाइल बाकी स्टूडेंट इंगेज होते हैं रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर यस्टरडे लेक्चर। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमने कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर आपके रिगार्डिंग था। डायरेक्टरशिप का था, कंट्रोल्स एंड एक्टिविटीज़ के अबाउट था। उसके रिगार्डिंग किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए हम इतने मीनवाइल आज चैप्टर हमने स्टार्ट करना था इशू ऑफ द शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। कि एक्चुअली शेयर्स की इश्यूएंस हम कैसे कैसे किस किस पैटर्न पे हम करते हैं और प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमने कैसे एलैबोरेट किया हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे एक शेयर कैपिटल का पोर्शन, एक प्रॉस्पेक्टस का पोर्शन। प्रॉस्पेक्टस का वही कंसेप्ट है जो आज तक आपके जेनों में है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट के मुताबिक हम रिगार्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे। प्रॉस्पेक्टस जैसे हम किसी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, सबसे पहले हम प्रॉस्पेक्टस लेते हैं फर्स्ट इशुएंस ऑफ द शेयर्स के लिए, और सॉरी फर्स्ट इशुएंस ऑफ द शेयर के लिए, एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर हमने बात करनी की कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड डिविडेंड। सबसे पहले आ जाती हैं शेयर कैपिटल के ब्याह पर। शेयर कैपिटल का उसने कहा है कि यार नेचर ऑफ द शेयर्स की हम डिस्कस करेंगे। ऑथोराइज एंड पेड अप कैपिटल का हम डिस्कशन करेंगे। क्लासेस एंड काइंड ऑफ द शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑन द शेयर होल्डर राइट एंड राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन द गोल्ड एंड अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल क्लॉज इन द मेमोरेंडम। ऑल्दो ये सारी चीजों से हम वाकिफ हैं, ऑलरेडी हम पहले बता भी चुके होंगे ऑथराइज पेड अप कैपिटल, इशू ऑफ द शेयर्स, वो क्या क्या चीजें होती हैं ये ऑलरेडी हम इंगेज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम मजीद हम लेबोरेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक नेचर ऑफ द शेयर। एक्चुअली शेयर्स की नेचर होती क्या है? शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन शॉर्ट शेयर का मतलब होता है कि हिस्सा, कि यार कैपिटल ऑफ द कंपनीज के शेयर्स के किसका कितना कितना पोर्शन किस किस का है। It's called the share. Typical definition है the shares and share certificate have several characteristics होती है। the share is the form of the movable property. मूवेबल बच्चे ठीक है, कैरिंग राइट्स भी उसको कुछ राइट्स होते हैं कि यार आपने शेयर कैपिटल किया, इसका मतलब आपके पास उतने परसेंट वोटिंग राइट्स हैं। जितने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर जो होते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग चली जाती है। कुछ उसके अगेंस्ट में आपके ऑब्लिगेशंस भी होते हैं and is transferable from one person to another person in a manner provided by the article of association में जो लिखा गया है उसके मुताबिक आप एक से दूसरे पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कि the share must be paid, share must be paid for, it must be paid in a full, it must be paid for in full when it is allotted to the
शेयर होल्डर। A share must be paid, जब इसको पेड कर दिया, it must be paid for in full when it is allotted to the shareholders। तो allotted में आपके पास full amount में हम allot करते हैं और share must be paid होती है। कहते हैं every shares in a company having a share capital, जिसका शेयर है उसका शेयर कैपिटल भी होगा, shall be distinguish होगा by its distinctive number के थ्रू हम करते हैं कि यार इतने नंबर शेयर्स, इतने पर जो शेयर था वो इतने रुपीस का था तो टोटल इतना शेयर कैपिटल आपका बन गया है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइक दैट किसी भी कंपनीज के अगर हम कोई अकाउंट्स हम दिखाते उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वरना देखें, दिए हमने दिया हुआ है, कहते 10 ईच नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल आपके पास ये अमाउंट। कहता है सर्टिफिकेट इशूड इन द फिजिकल फॉर्म अंडर कॉमन सील लगाकर ऑफर दिया जाता है ऑफ द कंपनी और इशूड इन बुक एंट्री में हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली में, शैल बी द मेन एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू सच शेयर्स। उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। द मैनर ऑफ द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर में बी स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल में हमारे पास एलैबोरेट होते हैं। कहता है इशूएंस ऑफ द शेयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑफरिंग शेयर बाय द कंपनी, द पीपल और द प्रोमोटर्स पे फॉर द शेयर्स, this is termed as the subscription of the shares, and finally shares are allotted to the respective names of the applicants, this is termed as the paying up of the capital। इन शॉर्ट वो कहते हैं कि इशू ऑफ द शेयर सबसे पहला मेन स्टेप होता है कि यार हमने कितने इश्यूज करने हैं। सबसे पहले कहते हैं ऑथराइज कैपिटल आपको करना होता है, फिर उसमें से इश्यूज का पैटर्न होता है कि एक्चुअली आपने कितने इशू करने हैं। ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, मेकर जो होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि यार कब आपने शेयर इशू करने कब नहीं करने। तो पीपल और जो प्रोमोटर होते हैं पे करते हैं उसके शेयर्स के लिए, तो टर्म होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, मतलब कि वो जो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन जो आपकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जिनकी जो पेमेंट आ जाती है दैट इज द पेड अप कैपिटल, दूसरों को नहीं आती तो अनपेड अप कैपिटल वो आपका कहलाता है। इसी तरह ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल का मैं थोड़ी सी जल्दी स्पीडी में यहाँ पर करूंगा, जो चीजें ऑलरेडी आपको एलैबोरेट की गई हैं। ये डेफिनेशन है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कहता है ऑथराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of the company। ये मेमोरेंडम अलाउ करता है टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि अपनी लाइफ लाइन में अपनी कंपनी जो है वो मैक्सिमम कितने शेयर को इशू कर सकती है। issued and paid up share capital कहते हैं nominal value of the shares that have been issued to the shareholder, this amount may be equal to or less than the authorized share। जरूरी है कि वो ऑथराइज शेयर का सारे का सारा वो इशू कर ले, अदरवाइज जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, बट कैन नॉट एक्सीड। अगर ज्यादा करेगा तो सबसे पहले उसको ऑथराइज वाली क्लास जो है वो मेमोरेंडम में अमेंड करवानी पड़ेगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द अलॉटेड शेयर। इस तरह पब्लिकेशन ऑफ द ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल कहता है वेयर एनी नोटिस एडवर्टाइजमेंट और other official publication of a company contains a statement of the amount of the authorized capital of the company, such notice, advertisement and other official publication shall also contain a statement in an equally prominent position and equally conspicuous character of the amount of the paid up capital। इन शॉर्ट वो कहते हैं यार कहाँ पर वो नोटिस में कहाँ वो इशू करेगा, एक ऑफिशियल पब्लिकेशन में ऑफ द कंपनी कंटेन्स अ स्टेटमेंट होगी कि यार इनका इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है, कहता है एनी कंपनी which makes default in complying with the requirements of the above, and every officer of the company who is party to the default shall be liable to a penalty not exceeding of level 1। level 1 में चार्ट में जो दिए कंपनीज एक्ट में, इसमें बुक में पार्ट नहीं है, लेवल 1 में आपको उसमें दिया हुआ है कि इसको कितनी पेनल्टी होगी कि इसके रूल को अगर वो डिनाई करता है या कंप्लाई नहीं करता।
फुली पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप शेयर इन शॉर्ट जो आपने इशू किए हैं उसमें सारी की सारी आपकी सब्सक्रिप्शन भी आपकी क्या हो गई है, सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, कैपिटल उसके अगेंस्ट में आपका कैश भी मिल गया है। कहता है कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली फुली पेड अप पेड शेयर। Many years ago it was allowed to issue partly, it was allowed to issue partly paid share, but now companies can only issue fully paid shares. It was allowed to issue partly paid share, but now companies can issue only fully paid share, मतलब कि full in cash में ही वो करती है। The nominal value कहते हैं this is the face value of the share, like हमें 10 रुपीज का अगर मैं नोट लेता हूँ, जो ऊपर जो 10 रुपीज लिखे हुए that is the face value, it is also called the nominal value, जो कि हम पार वैल्यू पे कहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एक होती है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सटेंडिंग वैल्यू। एक्सटेंडिंग वैल्यू जो बाहर की नजर आ रही होती है वो इंट्रिंसिक है, जो उसके अंदर वाली वैल्यू वो पार वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मार्केट वैल्यू कहता है दिस इज द वैल्यू एट विद द शेयर आर ट्रेडेड, ये वो वैल्यू है जिस पर शेयर आपका ट्रेड होता है। कहता है एट स्टॉक एक्सचेंज पर जितना का शेयर वो आपका बिकता है और अदरवाइज दिस इज यूजुअली हायर देन द नॉमिनल वैल्यू, हमेशा 10 रुपए से ज्यादा का ही होता है। उसकी पार वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। प्रीमियम एट डिस्काउंट है, मतलब कि शेयर एट प्रीमियम या शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब अगर 10 रुपीज का शेयर है तो आप 8 रुपए का बेचेंगे, अगर प्रीमियम का मतलब है तो 10 रुपए का शेयर है तो उससे अबव प्राइस, मतलब कि लाइक अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 12 रुपीज दैट वाज द मोर देन ऑफ 10 रुपीज, तो दैट इज कॉल्ड द शेयर एट प्रीमियम। इस तरह क्लासेस एंड काइंड ऑफ द शेयर कैपिटल कहते हैं द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी मे बी डिवाइडेड इनटू द सेवरल डिफरेंट क्लासेस। कहते हैं देयर मे बी जस्ट वन क्लास ऑफ द शेयर विद इन each class of the shares, all the share must be of the same fixed nominal amount. नॉर्मली हम कहते हैं कि यार ठीक है तमाम ही जो कहते हैं वो सारी एक ही टाइप की हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली fully paid up share capital, fully paid shares which may be of different kinds and classes as provided by its memorandum and association articles. मेमोरेंडम में हम स्पेसिफाई करते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, बट गारंटी भी है। इस तरह की हम बातें कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है द कंपनी शैल हैव मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ओनली इफ इट हैज ऑथराइज्ड कैपिटल इन द मेमोरेंडम ऑफ ऑल दोस काइंड। इसमें अगर वो लिखा जाए जिस तरह एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस का मतलब करेक्ट आप याद रखें कि प्रॉफिट में सबसे पहले इनको हिस्सा दिया जाता है, लेकिन जाहिर बात है लॉस ऑफ प्रॉफिट उनको दिया जाता है, तो ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूट की वजह से वो डिसीजन मेकिंग की पावर अपनी खो देते हैं। उनकी फिक्स परसेंटेज होती है कि सबसे पहले इतने परसेंट पे इनको प्रेफर दिया जाएगा, बाकी सारी जो होती है वो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों की होती है। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। कहते हैं वोटिंग राइट्स, कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू वोट at a general meeting of the company. Usually different classes of the ordinary shares have different voting rights. इसमें क्या होते हैं, shareholders are usually not entitled to vote at a general meeting. इस तरह dividend rights ये क्या होते हैं, they are entitled to residual profit after payment of the preference dividend. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो बचा वो बाकी बचा आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को होता है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी की जाती है, प्रायोरिटाइज सबसे पहले प्रायोरिटी पे इनको दिया जाता है प्रेफरेंस वाले को। वाइंडिंग अप दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सरप्लस assets after return of the nominal value to preference shareholders, वो सारी की सारी रिटर्न कर लेता है। they have prior right of the right return of the nominal value but no further participation in surplus. वो सरप्लस में मजीद कोई उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। हाँ उससे पहले जो नॉमिनल वैल्यू जो भी चीजें हैं वो आपका वो वापस ले सकता है। basis of the different classes, ordinary shareholder के वो कहते हैं कि may be different class on the basis of the different voting rights disappropriate to paid up shares or different entitlements of the dividend, right issue and issue of the bonus share, whatever जो भी सारी चीजें हैं ये आपकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को मिलती हैं बेसिस ऑफ preference share may be different class on the basis of the accumulation or otherwise of the dividend or profit shares on the basis of the redemption or conversion of preference share into the ordinary shares capital. Variation of the shareholders right,
तो यहाँ पर 1 मिनट का पास दीजिएगा, आई विल बी राइट बैक। जी स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर राइट्स, वो जाहिर बात है शेयर होल्डर के राइट विद रिस्पेक्ट टू द शेयर कैपेसिटी जो उनके पास है उसके मुताबिक वो वेरिएशन करते रहते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं द वेरिएशन इन द शेयर होल्डर राइट्स शैल ओनली बी मेड बाय द अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वो हमने पढ़ लिया था कि 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, इतना कोरम होना चाहिए, जो भी इसका प्रोसीजर है ये कहता है इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट होती है कि शैल बी मेड। और इसी तरह रिस्ट्रिक्शन और अल्टरेशन कहता है अल्टरेशन की जरूरत है भी या नहीं है। कहता है इफ अल्टरेशन अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स, अगर वो अफेक्ट करता है को सब्सटेंटिवली पोजीशन में मटेरियलिटी पे जैसे कि राइट्स एंड लायबिलिटीज और मेंबर्स और ऑफ द क्लास ऑफ द मेंबर, कहता है इट शैल बी कैरिड आउट ओनली इफ अ मेजॉरिटी ऑफ एट लीस्ट 3/4 मतलब कि 75% ऑफ द मेंबर्स और ऑफ द क्लास ऑफ द मेंबर्स अफेक्टेड बाय सच अल्टरेशन वोट फॉर सच अल्टरेशन। the right to challenge the variation in the code. Criteria for the application of the code, any member or members of the affected class representing that at least 10% shareholding of that class, 10% shareholding of that class who are agreed by the variation of their rights may within a 30 days के अंदर अंदर of the date of the resolution varying their rights apply to the code work। तो 30 मतलब कि उस मेंबर्स के पास 10% वोटिंग पावर होना जरूरी है और 30 डेज के अंदर अंदर वो अप्लाई करेगा कोर्ट को फॉर एन ऑर्डर कैंसलिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। The application may be made on behalf of the shareholders entitled to make it by such one or more of their number as they may authorize in writing in this behalf। Basis of court decision, the court has got the powers, the court has got the powers to declare the resolution। अब कोर्ट के पास अपील आ गई, अब कोर्ट का डिसीजन क्या है, कहता है कोर्ट हैज गॉट द पावर्स टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन नल एंड वाइड इफ इट फील्स, अगर वो बेटर फील करती है कि सूटेबल फील करती है देन, अदरवाइज आइदर द कंपनी withheld certain facts while getting the resolution passed, had the members been in knowledge of those facts they would not have passed the resolution varying the rights of a particular class, or the variation is otherwise prejudicial to the interest of the members। जब satisfy हो तो कहता है कि यार either the company withheld के certain facts थे तो while getting the resolution passed had the member been in knowledge of those facts, उसके knowledge में member में होना चाहिए, लेकिन कोर्ट का डिसीजन होगा उसका पावर का डिसीजन है कि वो null and void कर सकती है। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, और ये सारी चीजें कॉपी होंगी, फुलफिल आप करेंगे, फाइल करवाएंगे रजिस्ट्रार के थ्रू, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। जो भी ऑर्डर इसका डिसीजन होता है उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपने जमा करवानी है। सारी आपकी उसकी रिगार्डिंग एग्जांपल कोड की गई हैं। अब है अल्टरेशन ऑफ द शेयर्स कैपिटल क्लास इन द मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की हमने क्लास क्या करवानी है, एक्सटेंड करवानी है, कम करवानी है, ज्यादा करवानी है, व्हाटएवर यू वांट। पॉसिबल अल्टरेशन, कहता है कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल alter the authorized rights the capital clause in the memorandum through a special resolution। बस क्या प्रोसीजर है, कहता है इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड कैपिटल, किस वजह से इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, consolidate and divide in its share capital in the share ledger shares of the larger amount than its existing shares। इस तरह सब डिवाइड हम करेंगे इट्स शेयर होल्डर को इनटू अ शेयर्स ऑफ द स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम
and cancelled shares have not been taken or agreed to be taken by any person and diminished share capital by the amount of the shares are so cancelled. इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं. अल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल. जी हमजा, फवाद, एहसन. ओके हमजा, फवाद. फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार. अब ये अल्टर्ड जो कॉपी होगी, शेल फाइल विद द रेजोल्यूशन एंड अल्टर कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज. जो भी पासिंग आउट होता है उसका डिसीजन विद इन 15 डेज के अंदर वो चलाएंगी. और नो इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर. जो प्रीवियस शेयर होल्डर है, जो करंट वाले के, उनकी राइट्स पर कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा. द राइट अटैचिंग टू द न्यू शेयर शैल बी strictly proportional to the right attached to the previous shareholder, consolidated or subdivided. Where any share issued are of a class which is the same, so that the share previously issued, here the rights attaching to the new share shall be the same होंगे जो कि previous वाले पे right आपके थे. Prospectus क्या चीज है? कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ prospectus, offer of the securities, approval, issuance, circulation and publication, and expert opinion, and criminal liability and compensation. Prospectus definition में वो कहते हैं कि the prospectus means any document, कहते हैं any document described or issued as a prospectus and includes any document, notice, circular, material, advertisement, offer for the sale document, publication or other invitation offering to the public or any section of the public or inviting offer from the public or the subscription or purchase of any securities of Pakistan body corporate or entity other than the deposit invited by a bank, and certificate of the investment, certificate of the deposit issued by non-banking finance companies. That is called the prospectus. दिस इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टर डिपॉजिट इशू. मतलब कि इन शॉर्ट उसमें सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं. एडवर्टाइजमेंट क्या क्या प्रीवियसली ये मैं रह जाऊँ रहा आपका. जिस तरह एक प्रोस्पेक्टस होता है, एक प्रोफाइल भी होती है, आपके सारे एडमिशन फॉर्म वगैरह भी कुछ चीजें वगैरह उसने बताई होती है कि सर ये इसकी फीस स्ट्रक्चर इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है. हर चीज उसमें क्लियर की होती है. यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज है. कहता है पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस इफ द कंपनी वांट्स टू इशू अ सिक्योरिटीज with the general public, it has to issue a prospectus. उसको prospectus एक issue करना पड़ता है. This prospectus provides the public with relevant information. This prospectus provide करती है the public with the relevant information to decide whether they should invest in the company or not. This prospectus provide the company with the relevant information to decide whether they should invest in the company. Okay. मैं थोड़ा bit confused हो गया था कि वो पब्लिक को कैसे करते हैं. वो कह रहे हैं कि यार विद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और डिसाइड वेदर दे, फिर वो पब्लिक के सवाल कहते हैं कि भाई उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको शेयर परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. टाइमिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस कहता है कंपनी मे शो अ प्रोस्पेक्टस एट एनी जॉइंट ऑफ द at any point of the time in its life, and a company may issue a share to the public in the future at any time. A company may issue a share to public before commencement of the business, and the existing of the prospectus ends after the purpose to is fulfilled. It is not like a memorandum of article and are permanent documents. इस तरह शेल्फ प्रोस्पेक्टस है. कहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट allowing companies to make the multiple offering as disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to the described condition. That is called the shelf prospectus.
इस तरह सप्लीमेंट टू द supplement of shelf prospectus कहता है supplement to the shelf prospectus invites the general public for the subscription of the securities earlier offered to the public through self prospectus. The supplement to the person of each offering contains under the disclosure. अब ये सेल्फ का बन जाएगा फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, वो सेम है। कहता है नो प्रोटेस्ट शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन अ कंपनी therefore be signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company has been filed with the registrar. कहते हैं in case of any contravention the company and every person who is a party to the issue publication of the publication or circulation of the prospectus shall be liable to a penalty not exceeding of level 2 under the standard scale. जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दरमियान में एक्चुअली वन कॉल कि नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अनलेस ऑन और बिहाफ बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन से पहले, ऑन और बिफोर द डेट, उस डेट पर या उससे पहले, अ कंपनी देयर ऑफ बी साइंड बाय एवरी पर्सन, वो एवरी पर्सन के साइन, सबसे पहले तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ही होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपके होते हैं वे होते हैं, हु इज नेम्ड देयरिन, उसमें नेम इंटर होते हैं एज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार की होती है। कहते हैं इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रवेशन द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज द पार्टी टू इशू अ पब्लिकेशन और सर्कुलेशन of the prospectus shall be liable to a penalty where or not exceeding of level 2 में इनकी डिफाइन की गई है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर कहता है it is a customary for the authorities to require the company to arrange and while the risk, write the risk factor separately in the prospectus में लिखा जाए। कहता है all the factors that could be risky for the investment in the company are written and readers of the prospectus and specifically advised to read the same before making एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब कि इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि यार कोई भी डिसीजन मेकिंग से उनको क्लियर कट लिखा होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में कि भाई ये इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं यहाँ पर, और जब अगला बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो फुली तौर पर वो पढ़ के ही इन्वेस्ट करे। और रिस्क का रोल ऑफ अथॉरिटीज क्या है, द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द एससीसीपी who review it for the compliance strictly. It does not, however, mean that authorities act just to discourage the company and the promoter, but it is the duty of the authorities to make sure that accurate information is provided to the prospective shareholder or member. आगे है कि ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन। कहता है नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर of securities unless the issuer, जो कंपनी है, and offerer of the securities has submitted for approval to the commission. Commission का मतलब SCCP and the commission has approved the prospectus. The validity of approval है prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days. अब ये जो provided का approval है कि 60 days के लिए valid होगा from the date of such approval. The shelf prospectus shall be valid for such longer period as approved by the commission. And the time period may be extended by the commission for reason to be recorded in written, जो कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, जो ऊपर हमने काइंड्स भी डिस्कस की थी इसकी।
वो शेल्फ क्लॉज की थी, मेंबर्स की थी आई थिंक। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की ही थी आई थिंक, ये दिस वन है, ये हमने पढ़ी थी सच। टाइमिंग आ गया, शेल्फ आ गया, उस टाइम नजर ही नहीं आ रहा था। एनीवेज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर सच लॉन्गर पीरियड के लिए, ये हमने डिफाइन कर दिया कि स्टैंडर्ड ली जाती है कमिश्नर से। 9 मिनट के लायबिलिटी ऑफ द सीपी कहता है द कमिश्नर शैल नॉट बी लायबल to any action in damages suffered as the result of any prospectus approved by the commission। जो कि प्रूव किया उसकी वजह से अगर कोई गलत बताई जा गई हो वो तो ऐसी सीपी रिस्पांसिबल नहीं होगी। shall not be liable। offense the person who in connection with the public offer of the securities makes a false or fictitious application or commits in an offense। exception to the approval requirement कहता however the requirement of the approval does not apply to the securities offered by the State Bank of Pakistan। उसके लिए approval की requirement नहीं होती है। where the securities are offered in connection with the private, where the securities are offered in connection with the private offering or private placement, तब आपके पास अप्रूवल की नीड नहीं होगी। और इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स बाय वे ऑफ स्पेशल डिविडेंड एंड एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मेथड, तब आपके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द इश्यूअर, अ मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ द इश्यूअर और द फैमिलीज ऑफ सच मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज, इसमें भी नहीं है आपकी, अगर उसकी फैमिलीज वगैरह में से इन शॉर्ट कोई कर रहा है। The securities are shares and are offered as bonus share to any or all of the members of the issuer। ये इसके लिए भी सिंपल इज दैट। नेक्स्ट होने के अप्रूवल, इश्यू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन, वो कैसे कैसे होगी। कहता नो पर्सन, अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन, नो पर्सन शैल इश्यू, सर्कुलेट, पब्लिक prospectus, publish prospectus including a shelf prospectus or a supplement to the prospectus until it has been approved by the commission। जब तक कमीशन से ना हो जब तक आप इश्यू, सर्कुलेट या पब्लिश नहीं कर सकते। फाइलिंग फॉर अप्रूवल, the issuer and offerer shall submit a copy to the commissioner for approval not less than 21 days before the proposed date of the publication of the prospectus। in short 21 days back वो फाइल करेगा। The publication newspaper कहता है where a public offer is made in Pakistan, the issuer or offerer shall publish करेगा prospectus in full text में in such abridged from the form as may be prescribed at least in 1 or 2 English newspaper में भी करेगा। तो prospectus shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription। Availability of the copies, कहां पर कॉपीज अवेलेबल होंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इश्यूअर के, ऑल द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ द कंट्रीज के, ऑल द बैंक्स ऑफ द इश्यूअर के, द कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार पे, द कंसर्न बैलेटर पे और द कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे जो कि क्रेडिट की रेटिंग करती है इफ एनी। कहता है अपलोडेड ऑन वेबसाइट, ये प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट ऑन द शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म shall be uploaded on the website the issuer and shall remain there from the date of the publication to the newspaper till the closing of the subscription। ये अपलोड होगा वेबसाइट्स पे।
आगे आ गया था आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या चीज है? कहते हैं एक्सपर्ट इंक्लूड बैंकर्स, सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इंजीनियर्स, valuers, accountant, lawyers, any other person whose profession given authority to the statement made by him. That is called the expert. Expert to be independent. कहता है prospectus shall not contain a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been made and engaged or interested in the formation or promotion or management of the company. The prospectus shall not contain a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or management of the company. A consent of the expert क्या है? The a prospectus that contain a statement purporting to be made by an expert or to be based on a statement made by an expert shall not be issued. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड एन एक्सपर्ट। ये परपोर्टिंग वो प्रिपेयर कौन करवाई, किससे करवाई है? अब एक्सपर्ट से, एंड टू बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट शैल नॉट बी इशूड, सर्कुलेटेड एंड पब्लिश्ड अनलेस, जब तक, कब तक वो इशू ना करे? जब तक द एक्सपर्ट हैज गिवन इज रिटन स्टेट कंसेंट टू द इश्यूएंस of the prospectus with the statement in the form and contents in which it is included, जब तक वो रिटर्न में ना दे। और there appears in the prospectus a statement that expert has given and has not withdrawn his consent. आगे रहते क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस, अगर हमने कोई डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस दिया उस केस में द पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, कहता है makes a misleading, incorrect, untrue or deceptive statement in the prospectus or omits information or statement from a prospectus that is required to be included in the prospectus. कहता है आपने गलत चीजें दी या कोई चीज आपने छुपा ली, ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस की बेस पर लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है क्रिमिनल ही बनती है। अगर उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास कंपनसेशन फॉर लॉस और मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अगर कोई बाई मिस्टेकनली हो गई है या मिसलीड हो रही है इंफॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टस की, तो उसके लिए कंपनसेशन है। कहता है एवरी ऑफर, इश्यूअर एंड डायरेक्टर ऑफ एन ऑफरर और इश्यूअर और एट और एनी पर्सन हु हैज साइंड, जो कि साइन कर चुका हो द प्रोस्पेक्टस को, shall be liable to pay the compensation to any person who required any of these securities in reliance upon the prospectus to which the prospectus relates and suffer loss in respect of them as a result of any incorrect, untrue, misleading statement in the prospectus or the omission from it of any matter required to be included, वो include किया जाएगा। और ये जो अगर आपका गलत होता है ऐसी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये क्रिमिनलिटी है कंपनसेशन का, वो कंपनसेट किसी भी फॉर्म में करेगा जो भी एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। फिर हम बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस की। चलें, ये तो चैप्टर आपका थोड़ा सा ही रह गया। यहाँ पर 5 मिनट हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टर 5 to 6 minutes it will be right back, will be there इंशाल्लाह। नमाज की हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमने कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से हमने स्टार्ट करना था कि कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस एंड प्रॉस्पेक्टस है और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, वो क्या चीज है? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस कहता है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए शेयर्स की। कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो फिक्स की गई है अपॉन विच इट्स डायरेक्टर may proceed the allotment. If no amount is fixed, the whole amount of the share capital other than that to be share issued not for cash is the minimum subscription कहलाएगी। कि यार मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो इतनी तो हमने करनी ही करनी है। अगर वहां पर फिक्स नहीं की हुई तो होल जो शेयर होंगे वो आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। In order to start the business, आगे आपको condition for the commencement of the business. A public company shall not start its operations. A public company shall not start its operations or exercise any borrowing powers unless shares for cash. Borrowing powers unless share for cash have been allotted to any amount not less than minimum subscription. ये ऊपर जो minimum subscription हमने डिफाइन की है उससे आपका कम नहीं होना चाहिए। अब पब्लिक कंपनी वो उससे अलावा आपका स्टार्ट नहीं करेगी। कहता है एनी बोरिंग पावर्स अनलेस द शेयर ऑफ द कैश हैव बीन अलॉटेड टू एनी अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर्स। अपनी जो हर एक अमाउंट में फुल अमाउंट होगी टेकन और कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम and for which he is liable to pay in cash. फिर आपका क्या है कि unless the every director of the company has paid to the company, जितनी भी डायरेक्टर्स के पास है वो उनके सारे के सारे पैसे कंपनी रिसीव कर चुकी हो उस वक्त तक वो कंपनी स्टार्ट नहीं करेगी। और तीसरी क्या है कि no money is or may become liable. No money is or may become liable to be repaid. No money is or may be liable to be repaid or to applicants for any share which have been offered for the public subscription. कि कोई money और may become liable to be repaid नहीं होगी to the applicants को for any shares के लिए which have been offered, जो already offer हम कर चुके हैं। ये तीनों चीज आपकी कमेंसमेंट ऑफ द ये कंडीशन है आपकी कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस के लिए। किसके लिए? आपकी पब्लिक कंपनी के लिए, अनलेस ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल ना हो। और इसकी याद आपके पास ये है कि नेक्स्ट वन है कि आपके पास देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार और ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन। फोर्थ नंबर है कि देयर हैव बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार और ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और वन ऑफ द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी दैट द फोरसेड कंडीशन हैव बीन कंपाइल्ड विद। दोनों आपकी वेरीफाइड ड्यूली वेरीफाइड ना कर दें और फाइल ना हो जाए रजिस्ट्रार के पास। वेरिफिकेशन के बाद है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वन ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी तीनों आपके वेरीफाई करके आपके रजिस्ट्रार के पास सबमिशन ना करवा दी जाए। और इन केस ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज बीन नॉट बीन इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू द सब्सक्राइब। इन शॉर्ट प्रॉस्पेक्टस होता है कि यार फर्स्ट टाइम पे आप ऑफर कर रहे होते हैं, प्रॉस्पेक्टस आप इशू करते हैं। फॉर शेयर्स देयर हैव बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। एक्सेप्शंस क्या क्या है इसकी? The above requirement does not apply कहता to a company जो convert हुई हो प्राइवेट से पब्लिक में और to a company limited by guarantee and not having the share capital उसका ना हो, तो उनके लिए exceptions हैं आपके पास। आगे acceptance है registration of the documents by registrar है, वो क्या है कि the registrar shall after making such inquiries as may deem fit to satisfy himself accept करती है register all the relevant documents
the acceptance and registration of the document shall be a conclusive evidence of that the company is entitled to start its operation and exercise any borrowing powers. In short, registrar जो होगा shall after making such inquiries वो करेगा, अगर कोई भी है जो अगर समझता है कि वो ठीक है, उसके अलावा अगर वो satisfy है उसको accept कर लेगा और registered कर लेगा all relevant documents को, और acceptance and registration of the documents है वो shall be the conclusive evidence होगी कि भाई registrar को हमने submit करवा दिया, उसके केस में सर्टिफिकेट हमें मिल गया है। Consequence of the non compliance, अगर non compliance अगर हम करते हैं तो उसकी consequences क्या होंगी? सबसे पहले तो है भाईजान पेनल्टी। कहते हैं if any company started business operation exercising borrowing powers in contravention of the above provision, every officer and another person who is responsible for the contravention shall without prejudice to the other liabilities be liable to a penalty not exceeding level 2. Level 2 में जो penalty उसके मुताबिक वो penalty भुगतेगा। और status of the contract by the company and any contract made by the company before the date at which it is entitled commencement of the business से पहले अगर वो कोई contract वगैरह करती है तो shall be क्या होगा? Provisionally or allow only, shall be provisional only and shall not be binding। उसके बाद company आपको bind होगी until the date, जब तक वो registered ना हो जाए और binding up ना हो जाए। Prospectus और new of the prospectus में दोनों में क्या फर्क है? Circumstances। कहते हैं inviting general public और when company is listed on stock exchange तो relevant document कौन से issue करेगी? वो prospectus issue करेगी। ये highly important document है आपका, highly important आपका जो है ये कि आपके comparison statement है, ये बहुत सारे objective में आए थे कि अगर ये करें तो उसका prospectus issue करेगी, statement of review prospectus के दोनों issue करेगी या none of them। कहता है इसी तरह है कि not inviting the public to the subscribe, फिर क्या होगा? statement in lieu of the prospectus issue करेगी। और issued as prospectus but could not obtain listing on stock exchange, prospectus issue करे लेकिन stock exchange पे listed ना हो तो फिर क्या है? repayment of all the money on the basis of prospectus and filing statement of the prospectus दोनों fulfill आपकी करेंगे। लास्ट में आपके पास आता है डिविडेंड। इसमें declaration of dividend, certain restriction on the declaration of the dividend to be paid only out of the profits, के प्रॉफिट में से ही आपको दिया था डिविडेंड, नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और डायरेक्टर, नॉट टू बी विद द होल्ड डिक्लेरेशन डिविडेंड। इन शॉर्ट एक एनुअल जनरल मीटिंग में आपकी डिक्लेयर होता है तो अगली में वो पे हो रहा होता है, हमेशा बैक एंड वाला आपका पे हो रहा होता है डिविडेंड। वो आपके डिपेंड करती हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, जाहिर बात है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिविडेंड पे करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कहते हैं डिविडेंड आर दी पेमेंट्स मेड टू द शेयर होल्डर्स होती हैं। इन शॉर्ट जो शेयर होल्डर उनके सर्टिफिकेट होते हैं उस पे उनको प्रॉफिट में से सर्टिफिकेट पे दिया जाता है। कहता है बाय अ कंपनी आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से दिया जाता है। इम्प्लाइड पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड कहता है अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट्स द पेमेंट्स ऑफ द डिविडेंड टू इट्स मेंबर, के वो अपने मेंबर्स को पैसे नहीं देते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो अपने ऊपर ही पैसा लगाते हैं। कहते हैं एवरी कंपनी हैज एन इम्प्लाइड पावर टू यूज द प्रॉफिट्स टू पे द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। एक इम्प्लाइडली पावर होती है कि अपने जो उसके प्रॉफिट होता है उसमें से वो शेयर कर सकती है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन क्या है? नॉट टू एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए जितना डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया। नो डिविडेंड शैल नॉट बी एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होते हैं। और रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेन्स वो क्या है? No dividend shall be declared or paid by the company for any financial year out of the profits. For any financial year out of the profits of the company made from the sale, जो सेल से किया और disposal of any immovable property से किया, और assets of the capital nature comprised in the undertaking or any of the undertaking of the company, unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling and purchasing any such property or assets, except after such profits are set off and adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets। दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये रिगार्डिंग टू द थोड़ा अकाउंटिंग पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहते हैं नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड होगा और पेड बाय द कंपनी करेगी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स में से द कंपनी, जो प्रॉफिट
बने हो उसकी फ्रॉम द सेल या डिस्पोजल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी से। दूसरी चीज से आपका प्रॉफिट ना हो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल किया, उससे आपका प्रॉफिट गेन आया हो, तो उस पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ, चीजें सेल की हैं, जो आपका बिजनेस प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, जो बिजनेस कर रहे हैं आप, वहां से हमने होगा तो उससे प्रॉफिट जो जनरेट होगा वहां से तुम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ आपका जनरेट हो रहा हो, कोई इमोरल प्रॉपर्टी के सेल आउट से, उस पर नहीं होगा। और एसेट्स ऑफ द कैपिटल नेचर कंप्राइज्ड इन अंडरटेकिंग और एनी ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling and purchasing of any property। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस ही यही है तब एक अलग सिनेरियो है। एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट और सेट ऑफ द एडजस्टेड लॉसेस, उसके अगेंस्ट में अगर लॉसेस एडजस्ट हुए, उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिलेगा फ्रॉम द सेल ऑफ एनी सच इमोबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कैपिटल नेचर। इस चीज के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। जी मंसूर, एहसन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी हो तो इस पर आपका एक सेशन भी लगता है आईएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। IAS 40 स्टैंडर्ड है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, बट कंपनीज दैट रिक्वायर दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ द अनरियलाइज्ड गेन। गेन रिलेटेड टू द अनसोल्ड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये अबाउट द कोर्स होता है, जस्ट ऑन इन्फो पर्पस के लिए आपको दिया हुआ। डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्म ऑफ पेमेंट कहते हैं डिविडेंड मे बी पेड बाय द कंपनी आइदर इन कैश की फॉर्म में, काइंड ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में। और पेमेंट इन काइंड है, और डिविडेंड इन काइंड कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। कहते हैं डिविडेंड नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड, एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के अलावा वो किसी को डिविडेंड नहीं पे करेगी। कहता पीरियड एंड मैनर एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी मस्ट बी पेड टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स, to its registered shareholders or to their order within such period and such a manner as may be specified। कहते हैं डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड होता है बाय द कंपनी मस्ट बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर क्या होगा, जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया है उसके प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको होगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, कहते हैं डिविडेंड पेबल इन कैश में मे बी पेड बाय चेक और वारंट एंड टाइप ऑफ द क्रॉस चेक और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। आजकल तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में एंटाइटल्ड टू द पेमेंट of the dividend as per their direction। In the case of listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entity entitled shareholder। अब तो वैसे ही बैंक के थ्रू हो रहा है। Directors not to withhold declared requirement क्या है आपका, कहता है when a dividend has been declared it shall not be lawful for the directors of the company to withhold and defer the amount, and the chief executive of the company shall be responsible to make the payment within such period as may be specified from the date of declaration। when a dividend has been declared हो चुका है, it shall not be lawful होगा for the directors of the company के लिए वो lawful नहीं होगा to the company के to withhold करे या defer कर दे इसकी पेमेंट को, and the chief executive of the company shall be responsible to make the payment within a such period, responsible होगा उस पीरियड में पेमेंट करने के लिए as may be specified from the date of the declaration। अब declaration of final dividend, उसकी declaration क्या है, the final dividends proposed by the director and approved by the member, यो मैं जो बताया था मैंने, annual general meeting में अप्रूव होता है, डिक्लेयर हो आखिरी में पे हो रहा होता है। and dividend shall be deemed to have been paid on the date of the general meeting in case of a dividend declared approved in the general meeting। जब ऑडिटेड अकाउंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, सारी चीजें डिस्कस हो रही है मीटिंग में, ये भी डिस्कशन आपकी होती है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड वो क्या है, द डायरेक्टर्स में प्रपोज कर सकते हैं एंड पे करते हैं इंटरिम डिविडेंड को बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। इंटरिम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड on the date of the commencement of the closing of the share transfer for the purpose of the determination of the entitlement of the dividend। कौन सी डेट को करते हैं, डेट ऑफ द commencement of closing of the share transfer, closing हो रही है शेयर ट्रांसफर होने की for the purpose of determination of the entitled, कौन कौन भाई डिविडेंड के एंटाइटलमेंट है, और the date on which the dividend is approved, वो डेट जिस पे डिविडेंड आपको अप्रूव्ड हुआ है बाय द बोर्ड इन केस ऑफ नो बुक क्लोजर, तो तब आपका डिक्लेयर किया जाएगा।
ये सारी आपके नीचे की वैसे एग्जांपल दी गई हैं इसके रिगार्डिंग, ये इनको लाजमी पढ़िएगा। और डायनेमिक अब ये एक दो टॉपिक हमारे रह गए हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिले इन पेमेंट, अगर पेमेंट में डिले हो रही है तो वेयर अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, हो चुका है बाय द कंपनी बट इट इज नॉट पेड विद द पीरियड स्पेसिफाई में नहीं हुआ, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years हो सकती है, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू द 5 million rupees तक हो सकता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव कन्विक्टेड होगा shall from the day of the commission cease to hold the office of the chief executive of the company and shall not for the period of 5 years from that day eligible of the chief executive or the director of the company or any other company। इसी तरह नो ऑफेंस डीम टू बी कमिटेड, अगर कोई ऑफेंस नहीं किया हुआ shall be deemed to have been committed in the following cases if the commission has an application by company within a 45 days from the date of the declaration of the dividend and after providing an opportunity to the shareholder another person permitted the company to withhold or defer payment, कर सकती है किस पे, where the dividend could not be paid by reason of operation of the law। ठीक है, ओके है कि लॉ की वजह से किसी की वजह से नहीं दिया, where a shareholder has been given a direction to the company regarding the payment of the dividend and those direction cannot be compiled with। ठीक है, इसकी वजह से केयर हैज गिवन डायरेक्टर टू द कंपनी, वो कर चुके हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड दोस डायरेक्टर कैन नॉट बी कंपाइल्ड विद, वो ना हुए। और वेयर देयर इज द डिस्प्यूट और रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, कि कौन रिसीव करेगा कौन रिसीव नहीं करेगा, राइट के अबाउट थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो तब भी ठीक है। और वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, के शेयर होल्डर से हमने लेने भी थे उनसे में इस वजह से हो तो भी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आपको ऑफेंस कहलाएगा ये। और वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और टू पोस्ट द वारंट विद इन अ पीरियड अफोरसेड वाज नॉट ड्यू व्हेन इट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कोई इसकी डिफॉल्ट की वजह से लेकिन अनइंटेंशनली हो तो आपका तो भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं। सेकंड होना आपके पास लॉफुल विद होल्डिंग, कहता है कंपनी में विद होल्ड द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द मेंबर वेयर द मेंबर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन or documents as specified by the commission, approval of FCP is not required in this case। क्या आपने कहा है कि has not been provided in the complete information document as specified by the commission, ये जितनी उन्होंने करनी थी उतने ना ही दिया हो तो lawful withhold आप कर सकते हो। ये आपका स्टूडेंट्स चैप्टर आपका एंड हो गया है। बुक तो आपकी तक राउंड अबाउट आपकी तकरीबन एंड होगी। एक हमारा पोर्शन रहता है कोड ऑफ एथिक्स का, वो कल भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी, वो आपकी है ये पोर्शन हमने रीड आउट कर लिया था। ये दो सेक्शन हमारे रहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कोड और एक्सप्लेन द कंप्लायंस ऑफ द कोड इन वेरियस सिचुएशंस। ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। कल मैंने ग्रुप में भी आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर दिया था। ये भी आपका पूरा नहीं है, जस्ट आपका रेस्पेक्टिव है क्या रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कोड। जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, इसमें आपकी अलग से दी भी नहीं होंगी।
ये स्टूडेंट्स एज अ होल ही हमारे पास आ जाएगा। ये ऑलरेडी वैसे आप थोड़ी बहुत तो चीजें आप पढ़ भी चुके हैं कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये अपने हमारे पास चीजें दी हुई है कि कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशंस के अबाउट ये चीजें कुछ डेफिनेशन इन्होंने पढ़ की, बोर्ड क्या होगा, कमीशन क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मींस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कल भी हमने पढ़ा था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कुछ डेफिनेशन आपके प्रोटोकॉल में दी हुई है। जस्ट ओवरऑल मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ कम्प्लीमेंट्री के, वैसे आपको पार्ट ऑफ सिलेबस तो है लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर स्टेज पे नहीं कह सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में गो थ्रू करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक का पार्ट काफी हद तक ये चीजें शो अप हो चुकी हैं। जस्ट रिगार्डिंग ये कि लिंक आउट करना है कि आपको को थोड़ा सा इसमें से पोर्शन आपका आ सकता है। इस तरह पब्लिक सेक्टर के सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ही होता है। इस तरह क्राइटेरिया है फॉर द साउंड एंड प्रोडेंट मैनेजमेंट के अबाउट है कि यार फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द फॉलोइंग शैल बी द क्राइटेरिया एंड साउंड प्रोडेंट मैनेजमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई, ये कंप्लायंस जिस अभी हमने बात की थी विद इट ऑल द टाइमली बेसिस कि बिजनेस आपका पब्लिक सेक्टर या कंप्लीमेंट्री है कि कैरिड ऑन विद इंटेग्रिटी के साथ हो, ऑब्जेक्टिव के साथ हो, ड्यू केयर के साथ हो। ये छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं कि यार कंप्लायंस उन्होंने कैसे कैसे टेक केयर करनी है, वो चीजें कंसिडरेशन की सारी बातें लिखी गई हैं। कहते ईच डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय वट एवर नेम कार्ड, ये ऑलरेडी कल आप पढ़ चुके हैं यार, जो भी नेम हो, हमने बातें की थी अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट में भी और हमने मैनेजमेंट में भी बातें की थी ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी कंप्लाइज विद द फिट और प्रॉपर क्राइटेरिया हो। पब्लिक सेक्टर कंपनीज इज डायरेक्टेड एंड मैनेज बाय द सफिशिएंट नंबर ऑफ द पर्सन हो, फिट हो, प्रॉपर हो। अब इसमें आगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हमने क्या है कि यार मेंटेन एडिक्वेट अकाउंटिंग, उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स की हमने बातें की थी यार पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आपकी टू एनेबल द बिजनेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी टू बी प्रूडेंटली मैनेज्ड हो और enable the public sector company to comply with the obligation imposed it by under the act, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस के कंप्लाई हो रहे हैं, comply with the professional standards। ये जस्ट आप लोग रीड आउट करेंगे, गो थ्रू करेंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन जस्ट स्टिक टू द पर्पस है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनी shall not be regarded as the conducting in the business sound and prudent management and fails to conduct a business with due regard in the legitimate। इन शॉर्ट ये सारी जो हमने पहले बातें हम बुक में पढ़ चुके हैं उनको पब्लिक सेक्टर कंपनीज को फुलफिल करनी होती है। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड की हमने बात की कि यार वो कैसे आपका होता है कि बोर्ड शैल कंसिडर द एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। उसमें चैप्टर में अंदर के डायरेक्टर्स एंड दोस रिप्रेजेंटिंग मिनॉरिटीज वो कैसे कैसे होती हैं। मिनॉरिटीज का हमने देखा कि मिनॉरिटीज का सेक्शन किस तरह है कि इंटरेस्ट विद द रिक्विजिट रेंज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, ये सारी हम ऑलरेडी हम कमिटेड पढ़ चुके हैं। जस्ट इसमें से पोर्शन मैंने दिखाया आप लोगों को इस वजह से है कि हम ऑलरेडी बुक का पार्ट वो था काउंसिल इन्वेस्टमेंट का दिया था, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो सेक्शन आपका बुक का पार्ट नहीं था। इसमें सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस जिस तरह सेक्शन 159 की भी है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली मैं दिखा दूं, ये हमारी बुक में जिस तरह कल ही हमने पढ़ा था, ये प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर सेक्शन 159, ये सीधा सीधा आपके पास वही चीज लिखी हुई है कि एक्ट ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ द प्रॉक्सी, कैसे कैसे वो सर्च कैंडिडेट करेंगे, ये टर्म ऑफ द ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ये जस्ट आप लोगों ने गो थ्रू करनी है, नथिंग एल्स। ये ऑलरेडी आप लोग सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ये रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव क्या क्या होगा, क्या क्या वो काम करेंगे, ये भी हमने कल बातें हमने पढ़ी थी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड वो क्या क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। उसके वैल्यूएट करेगा, उसकी कमीशन, रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यूएट करेगा, वो सारी चीजें उसका पार्ट हमने कल पढ़ी थी। ये कंप्लायंस की बातें हैं सारी, जस्ट आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको कंपैरेटिवली शो होता रहेगा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स को देखेगा, मार्केटिंग ऑफ गुड्स को देखेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द टर्म्स एंड क्रेडिट को देखेगा, डिस्काउंट को देखेगा, राइट ऑफ कब कब करने, क्यों करने, ओआईजी में डिस्कशन करेगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। की इन्फॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड एट डिसीजन ऑफ द बोर्ड, क्वार्टरली एंड मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल भी दिखा चुका हूँ कि क्वार्टरली मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बोर्ड कहती होती है। बोर्ड की ओरिएंटेशन, लर्निंग, उसकी फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड कमेटीज वो कैसे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट, उसकी अप्रूवल, डायरेक्टर्स, ये ऑलरेडी आप सारी चीजें आप ऑलरेडी एंगेज पढ़ चुकी हैं। किसी किस्म का इस पे कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मुझसे पूछ सकते हैं।
जी एहसन, फातिमा, मंसूर, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी फातिमा। ये सारी चीजें डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्लायंस, मॉनिटरिंग कंप्लायंस की ओवरसाइट करेगी, विसल ब्लोइंग की कल हमने बात की थी। ऑडिट कमेटी है कि शैल बी रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजिंग द रिलेशनशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है ये भी हम कल पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, उसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन रिक्वायरमेंट इंटरनल ऑडिटर है, कि देयर शैल बी इंटरनल ऑडिट फंक्शन होगा उसके पास। लिस्टेड कंपनी के लिए कम्प्लीमेंट्री होता है हमारे पास इंटरनल फंक्शन रखने के लिए। इंटरनल फंक्शन के लिए फिर अपॉइंटमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिट एंड प्रॉपर बी चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, जिस तरह आप लोग प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर होते हैं सीआईए, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कंट्रोलर है, ये सारी उसकी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट वो। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन अपॉइंट करेगा, ये हमने कंप्लायंस विद द रूल्स। एक्चुअली जो आपका सिलेबस में भी आपका रिलेट टू द पर्पस है, ये आपका है कि देखें कंप्लायंस ऑफ द वेरियस सिचुएशन। ये आपका स्ट्रिक्ट टू द पर्पस है, ये सिर्फ छोटा सा आपका पोर्शन है जो कि रेलेवेंट होता है, ये अब आपका बुक का पार्ट नहीं था। कंप्लायंस विद द रूल्स कहता है एवरी पब्लिक कंपनी, ये मैं थोड़ा आपको रिगार्ड कर देता हूं क्योंकि ये आपका बुक का पार्ट नहीं है। कंप्लायंस विद द रूल्स कहते हैं एवरी पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल पब्लिश करेगी एंड सर्कुलेट करेगी अ स्टेटमेंट अलोंग विद इट्स एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट्स का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ मीटिंग, जो भी आपकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट होती है, इंटरनल कंट्रोल्स की होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसकी मीटिंग्स मिनट्स वगैरह, जो कि भी आपकी डायरेक्टर्स की भी रिपोर्ट होती है, सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म में सारे अलोंग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स to set out the status of its compliance with these rules and shall also file with the commission के पास करेंगे and the registrar के पास करेंगे, या हमें पता है कि कब कब वो करेंगे, कब कब उसे compliance में होना है, such statement along with its annual report, that is the compliance with the rules। फिर है कि every public sector company shall ensure that the statement of compliance, अब पब्लिक सेक्टर जो भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी, उस चीज को यकीनी बनाएगी दैट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द रूल्स इज रिव्यूड। कंप्लायंस करेगी किसके थ्रू, रूल इज रिव्यू करेगी एंड सर्टिफाइड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, और उस चीज को एक्सटर्नल ऑडिटर उसको चीज को सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ठीक है इनकी तरफ से ये चीजें कंप्लायंस हो रही है। देयर सच कंप्लायंस, ये एक्सटर्नल ऑडिटर आपको आके चेक करता है एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जब एनुअली आपका ऑडिट होता है उस टाइम ये चेक करता है, उसके साथ हम ये भी हम रिपोर्ट एक देते हैं कि ठीक है उस चीज के साथ कंप्लाइन हो रही थी, वो हम कंप्लाइंस हर चीज की हम चेक करते हैं। वेयर सच कंप्लाइंस कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that it is not practicable to comply with any these rules, कोई एक रूल है कि जो प्रैक्टिकली कंप्लाई नहीं हो सकता, अगर वो सेटिस्फाइड है तो फेडरल गवर्नमेंट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड के लिए रिलैक्स का सेम प्रोजेक्ट टू सच कंडीशंस एट इट मे डीम फिट टू इम्पोज, कंडीशन इम्पोज वो करती है। तो पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द रोल, ऑब्वियसली अगर रोल के कॉन्ट्रवेंशन नहीं और कंप्लाई करना भी पॉसिबल है तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगेगी ना। कहता है whoever fails or refuse to comply with or contravenes any provision of these rules are knowingly and willfully authorizes or permits such failure, refusal or contravention shall in addition to any other liability under the act be punishable with fine
and in the case of continuing failure to a further fine as provided in subsection 2 of the 508 जो भी एक्ट में उसमें आपके मुताबिक पेनल्टी लगती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सिलेबस आपका रूम एंड हो गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बेस्ट यू ऑल। आई प्रे दैट कि आप सबके सब माशाल्लाह से कामयाब हो एंड फ्यूचर में भी किसी अच्छी जगह पे जाएं। हम लोग सबसे एज सुन एज पॉसिबल आपकी डिग्रीज एंड हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास मेल एड्रेस भी मैं शेयर कर देता हूँ। मेल एड्रेस आप कांटेक्ट करने के लिए फॉर द टाइमिंग आप एडमिन से भी वैसे डिमांड करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप में भी वैसे एडिड हैं। दिस वन इज द माई कॉन्टैक्ट नंबर। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो किसी भी किस्म की हो डिपार्टमेंट से अगर आप भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें या डायरेक्टली भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन रिगार्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी मेंशन कीजिएगा और नेम मेंशन कीजिएगा कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ टिफा इंस्टीट्यूट एंड रिगार्डिंग द बी लॉ स्टूडेंट और सेशन अपना जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम इमीडिएट कॉन्टैक्ट हो इमीडिएट रिजॉल्व हो। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो आप लोगों को कि सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा आई कैन अवेलेबल आई एम अवेलेबल मैं अवेलेबल हूँ एट द ऑल द टाइम। वो हम चूज कर सकते हैं किसी टाइम पे हम चूज करते हैं कि आपको कॉल पे बता दूँ कोई हेल्प आउट कोई हैंड आउट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दें फॉर द टाइमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या इन दिस वीक देन करंट वीक तो अभी जो आ रहा है सैटरडे संडे से नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एक मॉक टेस्ट भी ले लिया जाएगा। वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटीमेट भी हो जाएगा ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कितनी तैयारी है। एट द लास्ट आई विल रिकमेंड एट एवरी कोर्स कम से कम बुक को जो है ना वो खोलकर जो है ना समझ लें कि वो आप पी लें। हर एक लाइन पढ़ें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो पढ़ें। पास पेपर एनालिसिस करें। पास पेपर आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होता है यू कैन व्हाट्सएप टू डायरेक्टली मी। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है कॉन्टैक्ट भी आपके साथ मुझे अंडरस्टैंडिंग है। आप मेल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा डेली बेसिस पे मेल में चेक करता हूँ एवरी टाइम। ऑब्वियसली मेल भी आजकल तो ओपन ही होती हैं। किसी भी किस्म का आप लोगों को इशू हो यू कैन इंगेज विद मी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी वट एवर यू कैन चूज द मेथड के डिपार्टमेंट के थ्रू आप करें या मेरे से डायरेक्टली आप करें। कोई इशू नहीं है मुझे कोई हैजर्ड्स नहीं है। आप 10 बार क्यूरी पूछें 10 बार पूछें। बशर्ते है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको मान में रखें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एट द एंड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी फातिमा आपको आवाज आ रही है? एहसन मंसूर जी फातिमा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कोई सजेशन हो आप लोगों की तरफ से? चलें माशाल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर। दैट्स कूल दैट्स गुड। ब्लेस यू ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें हम यहाँ पर चैप्टर को बुक को हम यहीं पर अकॉर्डिंग टू हम यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स योर सेम टू यू डियर फ्रॉम अनदर डिग्री ऑफ माय हार्ट। आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के न्यू सेशन के साथ। अल्लाह ताला को न्यू सब्जेक्ट के साथ परवान चढ़ाए न्यू डिग्रीज में इंशाल्लाह। चलें थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। इंशाल्लाह हम लेक्चर को ही एंड करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके अल्लाह हाफिज। टेक केयर बाय बाय। एडमिन डिपार्टमेंट सर काइंडली इधर को लेक्चर को यू कैन क्लोज दिस लेक्चर। ये एडमिन डिपार्टमेंट की भी हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। ये एंगेज रहते हैं हमारे साथ मीनवेल बैठे होते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।